Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will continue with paper 1, which is October-November 2023, paper 1-1. The previous half of the paper has been uploaded already. So in this video, we will do question number 21 onwards. So let's move to the questions straight away. Question number 21 is, an object is placed in front of a converging lens of focal length 4 centimeters. The height of image is 6 centimeters. The arrangement shows a scale diagram. So basically अगर object की height 6 centimeters है, उस ratio के accordingly यहाँ पर image की height 6 centimeters है, तो उस ratio के हिसाब से यहाँ पर object की height 3 centimeters है. ठीक है, यहाँ पर जो है इमेज 6 सेंटीमीटर्स का 3 ब्लॉक्स में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1.5 ब्लॉक्स में आ रहा है, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर्स, राइट. सो यू हैव टू फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, 6 डिवाइडेड बाय 3, एंड दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2. याद रहे कि लीनियर मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है. ओके, व्हाट इज द अदर फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन? आप इसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू कंसिडर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लेंस, एंड दिस लेंस इज रेफर्ड एज, दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22. Which range of sound frequencies includes the frequencies of sound that can be heard by healthy human ear? तो बच्चों, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, दैट रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. तो इसके अंदर 20 से 20,000 की रेंज में एक ही आंसर आ रहा है, विच इज 50 टू 5,000 हर्ट्ज. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, इसके अलावा जो रेंज कवरेज कर रही है, ये 0.5 जो है, ये लेस देन 20 है, 5 भी लेस देन 20 है. दीज साउंड्स आर रेफर्ड एज इंफ्रा साउंड्स. ठीक है, और ये वाली जो है, ये 20,000 से ज्यादा है, दिस इज अल्ट्रासाउंड. So the only one which has range within the audible region is option C. So the right answer is option C. Question number 23 देखिए, an aircraft flying through air becomes electrically charged. What causes this to happen? बच्चों, definitely friction से exchange of charge होता है. Background radiations in the aircraft, friction of aircraft with air, yes, this is the right answer. Heating of aircraft surface, radio waves emitted by aircraft, no. This is charging by friction. ठीक है. Question number 24. Two metal spheres are brought close to each other. The two spheres repel each other. इसका मतलब है before they were initially similarly charged, या दोनों positively charged थे या दोनों negatively charged थे. Which statement explains this? Both spheres are charged and both are positive. हम ये तो नहीं कह सकते दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज रिपल्शन दो नेगेटिव की वजह से भी हो सकती है. बोथ स्फीयर्स आर चार्ज बट वन इज पॉजिटिवली चार्ज, द अदर इज नेगेटिवली चार्ज. नो, अगर दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है तो यहाँ पर अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, रादर यहाँ पर असल में रिपल्शन हो रही है, बिकॉज बोथ स्फीयर्स रिपेल ईच अदर. ओके, बोथ स्फीयर्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता. द स्फीयर्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो इसमें से आपके पास एक ही पॉसिबल ऑप्शन है, बोथ स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज वाली ऑप्शन नहीं है तो हम उसके लिए नहीं जाएंगे. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25. इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज नाउ दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स. अ स्टूडेंट सेट्स अप द apparatus, सेट्स अप द सर्किट शोन, द लैम्प डज नॉट लाइट. इसका मतलब ये है डायोड जो है वो करंट को ब्लॉक कर रहा है. याद रखिए, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इनिशिएट होता है, और इस डायरेक्शन में, डायोड की डायरेक्शन में सारा का सारा करंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सर्किट की लार्ज या इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी और बल्ब में करंट फ्लो नहीं करेगा. व्हाट मेक्स द लैम्प लाइट? तो बच्चों, या तो आप बैटरी को रिवर्स कर दें या आप डायोड को रिवर्स कर दें. इन दोनों में से एक काम करने से आपका सर्किट जो है वो वर्क करने लग जाएगा. चेंजिंग द सप्लाई टू 12 वोल्ट्स बैटरी, और जो 6 वोल्ट्स से 12 वोल्ट्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंसर्ट अ फ्यूज. फ्यूज तो हाई करंट को प्रिवेंट करने के लिए प्लेस करते हैं, सर्किट को ऑन करने के लिए स्विच फ्यूज प्लेस नहीं करते. रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शंस, यस.
रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ द लैम्प, बच्चों लैम्प की पोलैरिटी नहीं होती, लैम्प का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो उसकी पोलैरिटी रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शंस. Have a look at next question. Question number 26 is a circuit P and Q each has two identical resistors, each having resistance R. What is the resistance of P and what is the resistance of Q? तो बच्चों अगर resistance of P 2R होगी, why? Because series में simply resistances add होती हैं, R plus R is 2R. ठीक है. अच्छा, यहां पर अगर आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R. 1/R टोटल इज इक्वल टू 2/R. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकेट करेंगे, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/2. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27. A current in electrical motor is 2 ampere. It transfers 20 joules of energy in 5 seconds. What is the potential difference? You will apply the formula of electrical energy is equal to VIT. Energy is 20 joules. Voltage आपने find out करनी है. Current is 2 amperes and time is 5 seconds. Voltage is equal to 20 divided by 2 multiplied by 5, which is further written as 20 divided by 10. The right answer is option B, which is 2 volts. Question number 28. A student makes comments about appliance with double insulation. Student 1, appliance with double insulation do not need earth wire. बच्चों प्रोटेक्शन तो हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेक्शन अर्थ वायर रिक्वायर नहीं करती. यू कैन स्टिल बी इन द नीड ऑफ अर्थ वायर. डबल इंसुलेशन प्रोटेक्ट्स द यूजर ऑफ द अप्लायंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक. हाँ, किसी हद तक इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करेगी. Student R says that the circuits of the appliance with double insulation do not contain fuses. बच्चों इसका फ्यूज से कोई लिंक नहीं है, करंट को लिमिट नहीं कर सकती, लेकिन करंट को लीक करने से इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट कर सकती है. Which students are correct? स्टूडेंट P की बात ठीक है और स्टूडेंट Q की बात भी ठीक है. So P and Q only. देखिए डबल इंसुलेशन से क्या होगा कि आपकी लाइव वायर जल्दी डैमेज नहीं होगी. अगर लाइव वायर डैमेज नहीं हो रही तो वो आपकी बॉडी ऑफ मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंस के साथ इन कांटेक्ट नहीं आएगी. तो किसी हद तक उसकी बात ठीक है कि आपको इंसुलेशन रिक्वायर नहीं होगी. क्यों की बात भी ठीक है कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंशन मिलती है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 29. अ मैग्नेट मूव्स एट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे. एट कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ coil of wire. The coil is connected to an oscilloscope. The diagram shows the trace produced on the screen. The experiment is changed and a new trace is produced. अच्छा, जो फर्स्ट ट्रेस है उसमें पहले ये लोअर पल्स प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद ये हायर पल्स प्रोड्यूस हो रही है, जबकि दूसरे में पहले ये टॉप वाली पल्स प्रोड्यूस हो रही है और फिर ये लो वाली पल्स प्रोड्यूस हो रही है. व्हाट इज द अदर डिफरेंस इन टू ट्रेसेस? ये द मेन डिफरेंस इज कि पहले दो पल्सेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है और बाद में दो पल्सेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लार्ज है. विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई द न्यू ट्रेस इज डिफरेंट? तो बच्चों ट्रेस इस वजह से डिफरेंट है बिकॉज इनसाइड द कॉइल फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होती. तो इसका मतलब है सेकंड कॉइल इज अ लार्जर कॉइल, लॉन्गर कॉइल. अ कॉइल इज अ लॉन्गर कॉइल एंड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल फर्स्ट एंड द अदर पोल ऑफ द मैग्नेट एंटर्स फर्स्ट. जी, अदर पोल एंटर होगा तो फिर ऑपोजिट पल्स प्रोड्यूस होगी. पहले की पल्स नेगेटिव है और दूसरे की पल्स पॉजिटिव है. सो आंसर ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज कॉइल इज लॉन्गर एंड द सेम पोल एंटर्स. अगर सेम पोल एंटर होता तो इसमें भी पहले नेगेटिव पल्स प्रोड्यूस होती और बाद में पॉजिटिव पल्स प्रोड्यूस होती. ठीक है. ऑप्शन सी, कॉइल इज शॉर्टर. शॉर्टर कॉइल नहीं है. अगर शॉर्टर कॉइल होता तो पल्सेस के दरमियान डिस्टेंस रिड्यूस होना था, यहां पर पल्सेस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 30. अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू अ वर्टिकल सोलेनॉइड दैट इज कनेक्टेड बाय अ सेंसिटिव एमीटर. तो जब बार मैग्नेट इसके अंदर से फॉल करेगा तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट की पल्स प्रोड्यूस होगी जो कि एमीटर के ऊपर रिकॉर्ड होगी. The current is induced in the solenoid and the solenoid becomes electromagnet.
ठीक है, तो बच्चों लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली टॉप पे कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा? नॉर्थ को रिपेल करने के लिए टॉप पे कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा? टॉप पे नॉर्थ पोल रिड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, सो दैट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इनकमिंग पोल विल गेट रिपल्शन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो अगर ऊपर नॉर्थ प्रोड्यूस होगा तो वाई वाले एंड पे, लोअर एंड पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा? डेफिनेटली साउथ पोल। करंट इज इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड एंड द सोलेनॉइड बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हिच रो डिस्क्राइब्स द पोलैरिटी ऑफ वाई? आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि वाई विल बी अ साउथ पोल। ठीक है, एंड द फोर्स बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द बार मैग्नेट व्हेन द बार मैग्नेट लीव्स द सोलेनॉइड। तो बच्चों इन एनी केस जब यहां पर आपको लेंज लॉ को अप्लाई करना है तो लोअर पोल पे साउथ प्रोड्यूस होगा, विच इज इन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अच्छा, जब मैग्नेट लीव कर रहा होगा उस टाइम पर जो है वो वाई पर नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इन दैट टाइम इट हैज टू पुल द मैग्नेट बैक। ठीक है, ओके, अब हमें इसको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। नॉर्थ जब मैग्नेट एंटर कर रहा है तो टॉप पे नॉर्थ प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसने सारी सिचुएशन पूछी है व्हेन द बार मैग्नेट लीव्स द सोलेनॉइड। जब बार मैग्नेट लीव कर रहा होगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि बार मैग्नेट का टॉप पे साउथ है और नीचे नॉर्थ पोल है, तो साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल प्रोड्यूस होना चाहिए? वाई पे नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, बिकॉज उसका मोशन डाउनवर्ड्स है, उस डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए उसको पुल अप करना है, तो कौन पुल करेगा? नॉर्थ पोल पुल करेगा। ठीक है, बार मैग्नेट लीव करेगा तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, which graph shows the output of AC जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम? बच्चों AC जनरेटर जो है वो AC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है विच इज अ साइनोसॉइडल वेव लाइक दिस, जिसको आप साइन वेव या कॉस वेव भी कह सकते हैं, विच इज ओनली इन ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जरा ध्यान से। अ चार्जर ऑफ मोबाइल फोन सेल फोन यूजेस ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स द वोल्टेज डाउन फ्रॉम 230 volts to 5 volts. So basically it's a step down transformer. How many turns are present in the secondary coil? Okay, the value of primary voltage is 230 volts और वो step down होकर secondary voltage हो रही है 5 volts. Number of turns in primary coil are 2500. Number of turns in secondary coil are unknown. So you'll apply a formula Vp over Vs is equal to Np over Ns. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, द वैल्यू ऑफ Vp is 230, वैल्यू ऑफ Vs is 5, वैल्यू ऑफ Np is 2500 and the value of Ns is, you have to find this value. ठीक है, so 2500 multiplied by 5 divided by 230, this value is coming out to be 54.3. Number of turns in secondary coil are equal to 54. The right answer is option B. Have a look at next question, question number 33. A commutator is connected to the coil and DC motor. Commutator rotates and connects the coil to the power supply. Once every turn, the current in the coil reverses. तो बच्चों करंट इस वजह से रिवर्स होता है बिकॉज आपको यहाँ पर करंट को रिवर्स करना है, so that coil keeps on rotating in one direction and you have to keep in rotation in one direction because you have to do it in DC motor. तो जो DC मोटर में कम्यूटेटर यूज होता है उसका नाम होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। एज यू कैन सी के दरमियान में इंसुलेटर प्रेजेंट है, तो ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। ठीक है, सो द नेम इज स्प्लिट रिंग। और ओरिएंटेशन, किस पॉइंट पर करंट रिवर्स होता है? जब कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज सीन इन दिस फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, जब कॉइल पैरेलल होगा तो जो स्प्लिट रिंग है, सॉरी, दिस इज व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर। ठीक है, जब कॉइल परपेंडिकुलर है उस वक्त इंसुलेटर जो है वो ब्रशेस को टच कर रहा है, दैट इज द टाइम जबकि इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 34. Question number 34 is modified structure of a transformer
हो क्या रहा है, अ गर्ल मेक्स अ सिंपल ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, टू इल्यूमिनेट अ लो वोल्टेज लैम्प। ट्रांसफॉर्मर इज शोन, what is the material of the rod and what type of power supply is this? बच्चों आपको चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, उस चेंजिंग फ्लक्स के लिए पावर सप्लाई मस्ट बी एन एसी पावर सप्लाई। ठीक है। अच्छा, मटेरियल, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि फ्लक्स को लिंक करेगा प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक? दैट मस्ट बी अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड दैट इज आयरन, जिसको आप जनरली सॉफ्ट आयरन भी कहते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, material is iron and this type of supply must be AC power supply because voltage induce करने के लिए you must have changing flux. Question number 35. Which particles are in the nucleus of a large atom? Large atom के अंदर protons, neutrons are in the nucleus और electrons जो होते हैं वो shells में revolve कर रहे होते हैं, but he is asking just for nucleus। वो जो न्यूक्लियर के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, व्हाई ही सेइंग लार्ज एटम? बच्चों एक ऐसा एटम भी होता है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन का आइसोटॉप प्रोटियम। प्रोटियम इज जस्ट वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी आपके पास न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। Okay, the next one is question number 36. Alpha particles and beta particles are emitted during radioactive decay. Which particles has weaker ionization? बच्चों weaker ionizing effect अल्फा से कम किसका है? अल्फा से कम बीटा का है। ठीक है, as you know that alpha are most ionizing and beta are comparatively less ionizing. So weaker ionizing effect बीटा का है और वीकर पेनिट्रेशन पावर अल्फा की है। अल्फा बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है विद इन वैक्यूम या विद इन गैस। सो आंसर इज ऑप्शन सी, वीकर आयोनाइजिंग बीटा की और वीकर पेनिट्रेशन पावर अल्फा की। क्वेश्चन नंबर 37 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स आर मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे कि बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट केस में जो बीटा पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, तो कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कन्वेंशनल करंट नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Magnetic field lines point from north pole towards the south pole. So this is the direction of magnetic field line. So in which direction the force will be exerted due to this magnetic field? आपको इस magnetic field को और इस conventional current को consider करते हुए you have to find out the direction of force. So force find करनी है, field is from north to south and current is flowing outside the plane of phase. तो इस केस में force जो है वो downwards लगेगी। तो बीटा पार्टिकल वो है जिस पर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। इन दिस केस बीटा पार्टिकल इज थर्ड पार्टिकल। हियर यू हैव वन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड वन नेगेटिवली चार्ज प्लेट। बीटा पार्टिकल इज इन इलेक्ट्रॉन जिसका अपना चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, सो दिस पार्टिकल 6 इज अ नेगेटिव पार्टिकल, सो दिस इज बीटा पार्टिकल, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। सो द राइट आंसर इज option 3 and option 6, which is in option D. Moving on to the next question, which is question number 38, and this is related to radioactivity. The isotope radon-222 has half-life of 3.8 days. Which statement about radon sample containing 1 milligram is correct? After 1.9 days, there is 0.5 milligrams of radons left. ठीक है, तो इनिशियली कितना सैंपल प्रेजेंट है बच्चों? इनिशियली जो सैंपल प्रेजेंट है दैट इज 1 मिलीग्राम। सो एट t इज इक्वल टू 0 इट्स अमाउंट इज 1 मिलीग्राम। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ द टाइम विल बी 3.8 days, its value will reduce to half, which is 0.5 milligrams. After 2 half lives, which is 3.8 multiplied by 2,
After 7.6 days, this value will reduce to 0.25 milligrams. After 3 half-lives, it means after 11.4 days, this value will further reduce by further half, which is 0.125 milligrams. And after 4 half-lives, which is 15.2 days, this will further reduce to 0.0625. ठीक है, ये थ्रू आउट ये वैल्यूज इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर करके आ रही हैं. Which statement about sample containing 1 milligram of radon is correct? After 1.9 days, there is 0.5 milligrams left. नहीं, after 3.8 days, 0.5 milligrams रह जाएगा, मतलब exactly after 1 half life. After 3.8 days, there is 0.5 milligrams of radon 222 left. जी बिल्कुल, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये मैंने लिखा है आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ या आफ्टर 3.8 डेज इसकी वैल्यू हाफ रह जाएगी. सो बी सीम्स टू बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज इट्स हाफ लाइफ इज हाफ दैट ऑफ 2 मिलीग्राम सैंपल. नहीं, मैथ्स पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, ऑप्शन डी, देयर इज नो रेडॉन 222 लेफ्ट आफ्टर 7.6 डेज. बच्चों है 0.25 milligrams है. So the only right option is option B. Question number 39. What is the first stage in the life of a star? बच्चों star सबसे पहले is a combination of cloud, of gas and dust. Right answer is option B. ये याद करने वाली चीज है, इसके लिए आपको स्टार फॉर्मेशन की स्टेजेस आप याद करते हैं, आप मेमोराइज करते हैं. यू ऑल नो दैट इट इज इनिशियली अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेड शिफ्ट? बच्चों रेड शिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट जब एक स्टेलर ऑब्जेक्ट या कोई स्टार अर्थ से अवे मूव करता है तो उसकी ऑब्जर्व वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. यू ऑल नो दैट वॉयलेट इज अ शॉर्टर वेवलेंथ, रेड इज अ लॉन्गर वेवलेंथ. तो वो स्लाइटली जब इंक्रीज होती है वो स्लाइटली रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है ना. ठीक है, सो इट इज आइदर इंक्रीज इन ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ या डिक्रीज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है. ऑप्शन ए, इट इज इंक्रीज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. नहीं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी रेड शिफ्ट में डिक्रीज होती है. ऑप्शन बी, इट इज increase in observed wavelength, yes, of light from galaxies that are moving away from the earth, yes. जो objects away move करते हैं उनकी observed wavelength increase हो जाती है. So answer is option B. Next options को भी read कर लेते हैं. The light emitted by distant galaxies that is blue when reaches the earth. No, it shift towards red. Simple बात है, blue की तरफ नहीं shift करती. The light reaching the earth that is red, but जो red नहीं होती, red की तरफ shift होती है. So the right answer is option B. ठीक है, this is the end of the paper. This is not the end of practice from your side. You have to practice many more papers with me. और आपने खुद से भी बहुत ज़्यादा papers practice करने हैं to get an A star. So see you in the next video. Thank you.